हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और पूरी इकोनॉमी देखेंगे, हम लोग अर्थव्यवस्था देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी। तो फुल रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ जो भी वनडे एग्ज़ाम है या और एग्ज़ाम है ना, छोटे या बड़े सभी एग्ज़ाम के लिए कुल मिला के महत्वपूर्ण रहेगा। और एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ इसको कंप्लीट देखिए और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यदि मैं मजाक मजाक में सीरियस बात कहूँ तो ये जो टॉपिक है ना, ये सबको तकलीफ़ देता है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, तकलीफ़ मतलब। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या भाई, अर्थव्यवस्था का जनक सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। तो एडम स्मिथ छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई जरूरी नहीं छोटे एग्जाम, सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है भैया, विकासशील है। अभी भारत कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। 2035 तक भारत को प्रथम नंबर पे अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोरोना ने सबकी तेल निकाल दिया है, तो अभी कोई वो नहीं है। चाइना जरूर चला जाएगा, ये तो है। तो चाइना और भारत यही आपस में कॉम्पिटिटर है। अमेरिका का स्थान फिक्स है तीसरे नंबर का, समझ रहे ना। तो पहले और दूसरे का मसला जो है थोड़ा सा देखा जाएगा। तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है, तो देखिए ऐसे तृतीय विश्व सॉरी युद्ध नहीं, थर्ड वर्ल्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है तो विकासशील देश के संदर्भ में कि ये थर्ड वर्ल्ड है। पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला जो देश होगा ना, अमेरिका और रसिया। पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों जो अर्थव्यवस्था अपनाए थे, अमेरिका और रसिया। ये ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी जब छूटेगा। और इस वीडियो के बाद कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी अमेरिका है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। उसके बाद जीडीपी में भारत जो है विश्व में 10वां स्थान रखता है। तो ये अपडेट हो गया होगा, ठीक है। और मैं अगर कहीं 2015-16 के आसपास का ये मसला है तो थोड़ा सा अपडेट हो गया होगा, आप इस पर ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी क्रय शक्ति, मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं है कुछ इसमें। क्रय शक्ति समता यानी कि पीपीपी है ना, तो पब्लिक पार्टनरशिप, ये क्या था भाई, एक प्राइवेटाइजेशन कुछ करके था ना, तो ऐसे समझते थे लोग। फिलहाल यहाँ पे पीपीपी क्रय और शक्ति समता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर, ये ध्यान देंगे। और ये चीज़ें बदलती जाएगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश जो है ना, सबसे पहले फ्रांस था। भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 1948 में, 1948 में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो 1990 से वो भी कौन, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, 1990 से यूएनडीपी, ये पूछ लेता है। और रैंकिंग वगैरह जो है वो तो सूचकांक अलग ही देखेंगे। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन का आधार जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय, इसका जो है स्तर है, ठीक है। उसके बाद जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो योजना आयोग, अर्थात हम कहेंगे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट को, नीति आयोग जारी करेगा, ठीक है। तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना था तो वो एमपी था। राज्य स्तरीय जो है, राज्य के स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था मध्य प्रदेश ने। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था तो 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, है ना, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय समिति की गठन जो है वो कब किया गया था, तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन
अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है 1951 में दी थी। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से, ओके। उसके बाद हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक जो थे प्रोफेसर राजकृष्णन थे, है ना। उसके बाद किसी भी देश की आर्थिक विकास दर सर्वश्रेष्ठ सूचक होती तो प्रति व्यक्ति जीडीपी से ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था तो 1948 से 49 में पहली बार। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन क्या है तो मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन यानी एनएनपी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या भाई, तो ये जो है 1911-12 में और जो स्टार्ट किया गया था वो है 2015 से शुरू किया गया। वर्ष 2014-15 में भारत का राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान जो था कितना था तो 17.6%, ठीक है। तो ये कहेंगे आप इतना ओल्ड है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला था इसलिए ध्यान भी देना है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, ये कई बार पूछा जा रहा है ना। तो सर्विस सेक्टर ही है आय का मुख्य स्रोत। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लेखा कौन करता है तो सीएसओ करता है, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी, जो क्या करता है राष्ट्रीय आय की सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी तो 1977 में 1977 में। सीएसओ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, तो वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली मुख्यालय। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र ही होता है आमतौर पे। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाती है श्वेत पत्र प्रकाशित होता है सीएसओ द्वारा। ये ध्यान देंगे श्वेत पत्र किसे कहते हैं तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ओके। तो ये सारी चीजें जो है भारत सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। और ये क्या बोल रहा है भाई 14-15 वाली बात हुआ था तो छोड़ दीजिए इसको। बात करेंगे राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है तो सेवा क्षेत्र या उसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देखिए और मैं अगर बताऊं तो ये मटेरियल जो है एक्चुअल में स्पीडी से है तो स्पीडी का जो है वो थोड़ा पुराना था तो 15-16 के आसपास का है, 16-17 के आसपास का। तो उस समय वो चीज़ें थोड़ी सी ओल्ड भी दे रखी हैं तो वो उसको मैं रिप्लेस कर दिया करूँगा या छोड़ दिया करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो जरूरी वाली चीज़ें ध्यान देते रहिए। द्वितीयक जो क्षेत्र होगा वो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति ये जो है सेकेंडरी आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार ये बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है यहाँ से। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से संबंधित सारी चीज़ें है ना। और जो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति इत्यादि इत्यादि। और सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार ये और तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में अग्रणी देश जो है जीडीपी के मामले में जापान ही रहता है ना। और ये छोड़ दीजिए 13-14 वाला है। उसके बाद जो है भारत में गरीबी का मापन का आधार है तो गरीबी कैसे मापी जाती है भारत में तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान से। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्या क्रमशः 2400 कैलोरीज तथा 2100 कैलोरीज। तो यानी 2400 कैलोरीज गाँव वाले लोगों को इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए भोजन के तरीके से, और शहर वाले लोगों को 2100 कैलोरी, ये मानक पूछ लेगा। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो लक्कड़वाल फार्मूला के आधार पर। तो ये लक्कड़वाल समिति बैठी थी
तो लक्कड़वाल फार्मूला के आधार पे ही इसमें ध्यान दिया जाता है। लक्कड़वाल फार्मूला को स्वीकार कब किया गया था? तो 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा इसको मतलब एक्सेप्ट किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ठीक है, अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ जो है राजस्थान में किया गया था। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो है राशन 2-2 बार मिल रहा था महीने में, 15-15 दिन पे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, चना वगैरह सब दिया जा रहा था, तो वो भी पूछ लेगा। भारत में तो राजस्थान याद रखेंगे सबसे पहले। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? वो आसन्न है या प्रछन्न है, मतलब अदृश्य है, देखी नहीं जा सकती है। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी या अदृश्य जानकारी, बेरोजगारी। यानी कि देखिए, जब खेत में काम है, मान लीजिए 3 महीने की फसल है ना, 3 महीने की, एक्चुअल में क्या सब 6-6 महीने की है, मान लेते हैं। तो 6 महीने में किसान क्या करता है? जब बुआई करता है तब काम करता है, फिर मान लीजिए फिर उसमें सिंचाई वगैरह करनी है वो कर लेता है, और फिर कटाई कर लेता है फसल की। तो यानी कि पूरे 6 महीने में अगर मैं देखूँ सीरियस तरीके से, तो वो 30 दिन 28 दिन ही काम पे होता है, समझ रहे ना। बाकी समय क्या होता है? प्रचंड बेरोजगार होता है या अदृश्य बेरोजगार होता है, जाता है खेत उत घूम के चला आता है बस। हाँ, थोड़ी सी जो है रोज़गार वाला ये मसला मिल गया है कि जानवर को जो है, चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो ये मुझे पता है। देखिए, जानवर जो होते हैं ना, जैसे आजकल यूपी में काफ़ी समस्या है भाई, खेतों में जानवर आ जा रहे हैं ना, गाय हैं, ये सारे लोग, तो रात में ड्यूटी मिल जा रही लोगों को, लग रहा है ऐसा। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है, तो चक्रीय बेरोजगारी। जब मंदी चल रही थी तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है उस समय। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो संरचनात्मक है। यहाँ की बेरोजगारी जो है ना, संरचनात्मक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी आमतौर पे कृषि क्षेत्र में होती है ना। जो खेती से संबंधित जो लेबर बेस पे लोग रहते हैं, तो वो धान की जो उसमें रोपाई की जाती है, तो उस समय धान लग रहा होता है, तब उनको ड्यूटी मिलता है, काम मिल पाता है, और बस, और कौन सा काम है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है तो खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है हमेशा। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 280 द्वारा, ये याद रखेंगे। वित्त आर्टिकल के तहत भी पढ़ रहे हम लोग, इसके भी तो 280 के तहत हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा इसकी मतलब इसको लागू मतलब स्थापित किया जाता है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये प्रथम वाले जरूर याद रखें, प्रथम सब। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होंगी, जिसमें 4 अन्य सदस्य केसी नियोगी को ध्यान रखेंगे, 1 मुख्य सदस्य। अब तक गठित वित्त आयोग की संख्या, ये जो है संख्या, इसको ध्यान मत दीजिए, वो क्लियर नहीं है। हाँ, ये 14वें वित्त आयोग का गठन जो है, ये ध्यान देंगे, 2013 में था। तो अभी क्या होगा, 16वां हो गया होगा, ठीक है। और लेकिन क्या है, 14वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2015 से 2020 है। तो भाई ठीक है, 14वां ही होगा ना, इसके बाद अभी कहाँ बढ़ाए गए होंगे, तो 14वां याद रखेंगे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है YV रेड्डी, हाँ है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष BN कृष्णा है। योजना आयोग का गठन 5 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। और 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर, तो वो तो खत्म हो गया। अब नीति आयोग चल रहा है, अभी वो मिलेगा। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था जॉन मथाई ने सबसे पहले। योजना आयोग संस्थान थी तो परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और गुलजारी लाल नंदा ये उपाध्यक्ष थे पहले योजना आयोग के। और योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। सारी चीज़ें लगभग सेम है अभी नीति आयोग में। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, ये ध्यान देना है।
तो अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह थे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने कहा भैया अब ऐसा है 2015 से 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि अब नीति आयोग चलेगी, ठीक है। तो उस समय उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का गठन हुआ? नीति आयोग का, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नीति से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या हो जाएगा भाई? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि बस पूछ लेगा NITI में टी का मतलब बताइए, तो ऐसे में तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए। नीति आयोग जो है, सॉरी मैं अभी 1 अप्रैल बता रहा था, देखिए 1 जनवरी है, मतलब 14 पूरा खत्म होने के बाद यही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें वित्त वर्ष के चक्कर में है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे 1 जनवरी है, ठीक है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 में आई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं हमेशा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो उपाध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष तो मोदी जी ही थे, और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ये ध्यान देंगे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्थान है तो गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्थान है, संवैधानिक नहीं है ये। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का जो लक्ष्य था वो 9% था, लेकिन अब सब खराब हो गया। सुपर कैबिनेट कहलाता तो योजना आयोग या नीति आयोग हम कहेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। NDC संस्था है, गैर संवैधानिक है ये भी। NDC का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। समझ रहे ना क्या इसमें कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य शामिल होते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसमें कौन कौन शामिल होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य, ठीक है, या नीति आयोग के। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है भाई? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? तो मिश्रित है, अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो मिश्रित ही है। उसके बाद भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के किसने लिखा है? तो विश्वेश्वरैया जी ने लिखा है। ये पुस्तक से देखिए 1934 में लिखे थे ये। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इंग्लिश में लिखा था उन्होंने, तो ये ध्यान देंगे, तो वो विश्वेश्वरैया जी ने लिखा है। गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना रायण ने तो 1944 में। बॉम्बे प्लान फिर 15 वर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। कितने? 8 उद्योगपतियों द्वारा। उसके बाद उन योजना सॉरी क्या है यार, जन योजना निर्मित की श्री MN राय द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना निर्मित करी गई श्री MN राय, अप्रैल में इन्होंने शुरू की थी। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले जनवरी 1950 में। सर्वोदय योजना, नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन है ना, परिवार नियोजन भी चल रहा है भाई। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था रसिया ने। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम रूस ने अपनाया था। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची से संबंध रखता है, तो समवर्ती सूची से है। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची, मतलब इसमें हो जाएगा समवर्ती से संबंधित, ठीक है। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है तो केंद्र और राज्य सरकार पर, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार पर। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तो 1949 में, ये ध्यान देंगे 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित कहाँ से हुई थी? तो रूस से ली गई थी पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। तो भाई ध्यान से देखते रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम तो लगेगा लेकिन हाँ काफ़ी कुछ आप ले जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। अपने पास रखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में इसका इस्तेमाल कर लेंगे।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आधारित थी, और ये किससे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है। पंचवर्षीय में प्राथमिकता यानी कि किसको बल दिया जाता है? तो कृषि को, प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर ही रखा जाता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तो भारी एवं आधारभूत उद्योगों को, उस समय उद्योगों को ज़्यादा दिया गया था। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए ये तो आपके स्टैटिक से आ जाएगा। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर वेस्ट बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, क्योंकि इसमें उद्योगों को, भारी उद्योगों का मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, ये भी ध्यान देना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण नारा दिया था, तो इसी समय दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 आधारित थी, तो डोमर समृद्धि मॉडल पर। कौन से मॉडल पर? तो डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं सुस्फूर्त बनाने की तरफ। ठीक है। अब तक सबसे असफल योजना जो है तीसरी वाली ही रही थी, है ना। और बीच में पंचवर्षीय पूरा 5 वर्षों की थी भी नहीं, अभी देखिए मिलेगी। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था, तो विकास दर क्रमशः 5.6 रखा गया और मिला कितना? 2.8। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता जो का मुख्य कारण था 1965, जो कि उसी समय युद्ध चल रहा था ना, तो उसके इसके बाद जो है ना चौथी वाली को जो है मतलब समय को कम, यानी कि एक तरीके से पंचवर्षीय योजना को रिप्लेस कर दिया गया, एक एक वर्ष का होने लगा। तो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, चाइना के साथ 62 में, तो इसी के मतलब चलते हुए देखिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 61 से 66, यानी उस समय दोनों युद्ध हो गए थे, समझ रहे ना। तो इसी के कारण ये चीज़ें मतलब काफ़ी तकलीफ हुई थी। आज तकलीफ बहुत बोल रहा हूँ मैं। दिन वार्षिक योजना का काल था 1966 से, 3 वार्षिक योजनाओं का काल जो था 1966 से 1969। ध्यान से देखिए इसी में 3, समझ रहे हैं, यानी इसके बाद जो है छोटी छोटी एक एक साल की 66 के बाद शुरू हो गई। इतना जो है जर्जर हालात हो गए थे, ऋण से काम चलाना पड़ा था। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है, तो योजना अवकाश को 1966 से 69 को ही। ठीक है ना। 3 वार्षिक योजनाएं इसी समय चलाई गई थी। ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में की शुरुआत की गई योजना अवकाश के दौरान ही। चतुर्थ योजना का काल जो था वो क्या हो जाएगा? 1969 से 74। ठीक है। अब चूंकि पंचवर्षीय था ही नहीं, वर्ष वर्ष का था, तो चौथा वाला यहाँ से शुरू होगा 1969, या हम उसको अवकाश काल कह सकते हैं 66 से 69 को। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है इतने वर्षों के लिए जो थी, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो डॉक्टर आर गाडगिल के निर्देशन में या उन्होंने तैयार किया था। गाडगिल योजना कहलाती है। तो चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल जो था बढ़ता जाएगा भाई 74 से 79, है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 किसने बनाया था या रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो डीपी धर ने। ठीक है। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। उसके बाद क्या भाई, 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त होने योजना थी, यानी कि 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई पहले ही, यानी कि 78 में ही, है ना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही दिया था। काम के बदले अनाज 1977 से 78 के कार्यक्रम शुरू किया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही। काम के बदले अनाज 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम यानी कि NMNP लागू हुआ था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से 1980 के समय था। अब अनवरत योजना की किसकी देन है भाई? तो ये मुन्नार मेरडल की,
गुन्नार मेडल की देन है अनवरत योजना। अनवरत योजना के प्रतिपादक जो थे रेगनर फ्रिश थे। अनवरत योजना आधारित थी तो गांधीवादी मॉडल पर। ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप सुनते रहेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना जो होती है छठी योजना काल के तहत ही, यानी कि 80 से 85 में, ठीक है, 80 से 85 में नाबार्ड की छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई तो छठी योजना काल में ही। और इसमें जो है सब कुछ जो है ना वो सिर्फ ध्यान देने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें हैं, आनंद नहीं आता है। एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, तो ज़बरदस्ती अपने आप को टिकाइए, ठीक है, और कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी तो रामकृष्णन हैंगर ने। 7वीं को रामकृष्णन हैंगर। इंदिरा आवास योजना 1985 to 86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो ये कम से कम इतना तो बता देंगे ना कि 7वीं के तहत किया गया था, ये सब चीज़ें बस इसी हिसाब से पूछेगा वो, और पूछ रहा है, आप देख भी रहे होंगे जो अभी पेपर चल रहा है। तो नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना के काल में। नेहरू रोजगार योजना 7वीं योजना के काल में प्रारंभ हुआ था 1989 में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चला था। उसको जो है प्रणब मुखर्जी इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, है ना, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। और उन्हें जो है क्या मिला है, भारत रत्न भी दिया गया है 19 का। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, ठीक है। 8वीं का मतलब उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन विकास, है ना, 97 तक। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना जो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना ही थी, समझ रहे ना। पंचवर्षीय योजना में 8वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। देखिए लक्ष्य रखा गया था 5.6 और पूरा कर दिए 6.8, मजाक है क्या। तो इसीलिए उन्होंने बड़े काम किए, इसलिए भारत रत्न भी दिया गया, यानी कि सेवा इन्होंने अच्छे से की है भारत की, तो भारत रत्न दिया गया है ना। पूरे आजीवन और सेवा के लिए दिया जाता है भारत रत्न, है ना, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए। महिला संवर्धन योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था तो 8वीं योजना के काल में ही होगा, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना के तहत। 9वीं योजना जो है 97 से 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है। 1997 से 2002 5-5 वर्ष बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2002 से 2007 10वां वाला चला था, है ना, 9वां के बाद 10वां। अब तक सबसे विकास दर वाली योजना जो रही है वो 10वीं योजना रही है। 10वीं योजना का विकास दर जो था वो मतलब बढ़ाया गया, परसेंटेज 8% रखा गया और 7.6 पाया भी गया। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना, आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17, अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को, उसको शुरू किया गया अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना जो है 1 अप्रैल 2000 को। और क्या TRYSEM योजना की शुरुआत हुई थी तो 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974 से 75 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की जो शुरुआत हुई थी 1980 में हुई थी। अब यहाँ पे बस आपको बस ध्यान देते रहना है ना, ट्राई करना है कि कंप्लीट होता जाए, याद हो, है ना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY का जो शुभारंभ किया गया था वह 25 सितंबर 2001 को, ठीक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, बाद में मनरेगा हो गया, की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ये क्वेश्चन बना है कई बार, ठीक है।
2 फरवरी 2006। तो अक्टूबर नहीं करेंगे, है ना। बाद में नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, यानी जब एम जोड़ दिया गया तो वो कब शुरू किया गया भाई, वो 2009 को, और वो नरेगा को रिप्लेस कर देता है और वो 2 अक्टूबर को शुरू होता है 2009 में। ठीक है। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी जो है 100 रुपया, अब तो बढ़ गई है। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी की योजना देता है ये, और शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान देंगे। और गारंटी जो है सबसे पहले जो लागू करने वाला जो पहला राज्य था बिहार था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ जो हुआ था 1 अप्रैल 1999 को, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, है ना। सर्व शिक्षा अभियान, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाली योजना जो है 27 जनवरी 2003 को स्टार्ट की गई थी। ये योजनाएं जो है बस याद रखनी, मेमोराइज करना भैया। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ 2003 से 2004 में। कृषक बीमा आय योजना 2003 से 4 में। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो दिसंबर 2002 में। स्व कार्यक्रम की शुरुआत, स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत तो 9 दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी तो 2000 को, है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। और प्रधानमंत्री ग्रामोद्यान योजना प्रारंभ की गई थी 2000 से 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 15 अगस्त 2008 से। 15 अगस्त 2008 से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी तो 1999 से 2000 में। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्य यानी कि TWCR ये प्रारंभ हुआ था तो 1982 में। कंपाठ का गठन हुआ था तो 1 सितंबर को 1986 में। मुख्यालय जो है नई दिल्ली है कंपाठ। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम सनसनी आएंगी। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया जाता है, या दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिए, बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात बंद। ठीक है। आयात निर्यात बंद, तो ये बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है तो कृषि से, है ना। न्यूनतम, और बड़ी पंगा चल रहा है इसमें, है ना। MSP है, MSP चल रहा है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला मसला है। तो अभी तो दिक्कत है भाई, किसान परेशान है, कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली पहली जो संस्था हो जाएगी कृषि एवं लागत मूल्य, पहली नहीं मतलब जो संस्था है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग यानी कि CACP। अब भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू किया गया था तो 1920 में गुजरात के बड़ोदरा में। 1920 में चकबंदी। ठीक है। चकबंदी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो ऐच्छिक और एक अनिवार्य। एक में तो आपकी मर्जी है और दूसरे में आपको कराना ही है। अब क्या है भाई, और ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से की गई थी। अनिवार्य चकबंदी 1928 में मध्य प्रदेश से की गई थी। ठीक है। 1928 में मध्य प्रदेश से अनिवार्य। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार सीमांत जोत है। जोतों का आकार सबसे कम केरल में ही है, छोटे 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 छोटे, है ना, पहाड़ियों पे। मैदानी क्षेत्रों में तो भाई बड़ा होगा। जोतों का आकार सर्वाधिक है, यानी सबसे बड़ा जो है तो उधर राजस्थान में लैंड ज़्यादा है तो इस हिसाब से वहाँ ज़्यादा है ना, ज़्यादा ज़्यादा खेत हैं लोगों के। भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कृषि वर्ष मनाया जाता है। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के माह में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। और रबी फसल है गेहूँ जौ गन्ना, इससे क्वेश्चन पूछता है। गेहूँ जौ गन्ना मटर सरसों सब लोग कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। खरीफ फसल में जावरा नहीं, बाजरा चावल मक्का इत्यादि इत्यादि, है ना। गन्ना जो है वो बहुत गड़बड़ सा है, वो दोनों में आने लगता है।
खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसलें हैं ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जियां, ये सब जायद फसलें हैं। गन्ना जो है नकदी फसल के अंतर्गत आता है। गन्ना, चाय। हाँ, तो जायद फसल क्या है भैया? ककड़ी, ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है चावल ही है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता तो विलियम गार्ड थे। डॉक्टर विलियम गार्ड हरित क्रांति के शब्द सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में की गई थी। और भारत में हरित क्रांति लाने के जो का श्रेय दिया जाता है तो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की बात करें तो, है ना, स्वामीनाथन जी को हाँ दे रखा है इसमें। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। हरित क्रांति के सबसे प्रभावित फसलें जो हैं गेहूं है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो थे C.S. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश जो है फिलीपींस है। फिलीपींस से सबसे पहले हरित क्रांति शुरू हुई थी। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी तो पंजाब में ही सबसे पहले आई थी। आज भी तगड़ा है पंजाब, है ना, प्रति हेक्टेयर में। पीली क्रांति संबंधित है तो तिलहन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। और आमतौर पर सरसों उत्पादन जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है, तो पीली उत्पादन से तो उधर ही चले जाएंगे। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन यानी कि खाद वगैरह जो है भूरी क्रांति में आती है। लाल क्रांति संबंधित है तो मांस और टमाटर दोनों से। गुलाबी जो क्रांति होएगी ना वो झींगा उत्पादन से। गुलाबी जो चिल्का झील है वहाँ से झींगा उत्पादन खूब किया जाता है। श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति जो है यानी कि सिल्वर वाली वो अंडा से। रजत क्रांति अंडे से। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। कलर है बादामी। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है तो मछली पालन से। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन। कृष्ण क्रांति, ये ध्यान दीजिए, काला क्रांति जो है काली क्रांति या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंध रखती है। ब्राउन क्रांति यानी कि भूरी क्रांति जो है गैर परंपरागत ऊर्जा या ब्राउन क्रांति याद रखेंगे। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। सभी क्रांतियों को सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। सभी क्रांतियां जो सम्मिलित की जाती है तो इंद्रधनुष क्रांति में प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष और टैक्स है। ठीक है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर जो है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सारे के सारे जो है और इनडायरेक्ट टैक्स है ना, आपकी उसमें GST भी आ रही है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो भाई आय कर लगाती है, निगम कर लगाती है, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर, है ना, GST, ये सब लगाएगी। राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व कर, कृषि आय कर, बिक्री कर। बिक्री कर में अब देखिए थोड़ी सी GST वाला मसला, थोड़ा सा गड़बड़ वाला माहौल है, थोड़ा देख लीजिएगा। मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर, ये सारे के सारे राज्य सरकारें लगाती है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी तो चलैया समिति जो थी वो कर को संभालने के लिए समिति बैठी थी, तो 1991 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्यालय जो है निगम कर यानी कि प्रत्यक्ष कर ही है वर्तमान में। और वर्तमान में राज्य सरकार को राजस्व का मुख्य स्रोत जो है वो अब बिक्री कर, क्या GST कहेंगे, व्यापार वगैरह, और कारपोरेट टैक्स जो है सबसे ज़्यादा इसमें योगदान निभा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बदल चुकी है चीज़ें। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति जो होती है प्रोडक्शन से ही होती है, तो उत्पाद शुल्क से। जब सब चेंज हो गया, नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत जो है चुंगी कर। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या जो है ना 191 है, सॉरी 119 है, ये ध्यान दे दीजिए कि 119 जो है इसमें क्या है, सेवाएं हैं जो टैक्स के अंतर्गत आएंगी।
पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था, लगाया गया था तो 1994 से 95 में चलैया समिति के संतुति पर ही, ठीक है। उसके बाद 12वीं योजना का काल जो है 2012 से 2017 तक, और इसका जो रखा गया था 9%, है ना। और रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधारने के लिए, रेखा समिति। उसके बाद वांछू समिति संबंधित थी तो प्रत्यक्ष कर जांच से, प्रत्यक्ष कर जांच से। उसके बाद सर्विस टैक्स की उगाही करता है तो आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है तो मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे किया जाता है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है 2004 और 5 का ही लिया गया है। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या 676, पहले 435 थी। मुद्रास्फीति से हानि होता है तो देनदार को, है ना, जो दे रहा है उसको नुकसान हो जाता है मुद्रास्फीति में, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू तो कम हो गई ना, तो जो वापस लेगा तो वो फिर, अब मुद्रास्फीति से लाभ किसको होगा, ऋणी को, है ना, जो कर्जा ले रखा है और फिर वो जो वापस दे रहा होगा। मान लीजिए मैं 2 साल 4 साल पहले आपसे कुछ रुपए ले लूँ, है ना, और 2-4 साल बाद चूंकि आप समझ रहे मुद्रास्फीति तो बढ़ती जा रही है, तो हर समय बढ़ती है। अब 4 साल 10 साल बाद मैं वही आपको रुपए दूँ, 10,000 मैंने मान लीजिए 10 साल पहले ली हो, अभी ले लूँ 1 लाख, और अगले 10 सालों में आपको दूध 1 लाख, तो 1 लाख की उस समय वैल्यू वो नहीं रहेगी जो इस समय है। तो यही वो बता रहा है। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया गया था तो सरकार द्वारा ऋण लेकर के, है ना। ग्रेसम का नियम संबंधित तो मुद्रा के प्रचलन से, ग्रेसम नियम जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी, ये ध्यान दीजिए, कानूनी मुद्रा को हम क्या कहते हैं, फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी जो है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, प्लास्टिक मनी आजकल खूब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप जो है M1 है, सर्वाधिक तरल माप जो हो जाएगी M1। और वही मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है वो M3, ठीक है, M3। गिल्ड एजल्ट बाजार समृद्ध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है तो किस में भैया, पेट्रोलियम में ही हमेशा होता है सबसे ज़्यादा, तो उसी खरीदने में दिमाग खराब हो जाता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है तो रत्न एवं आभूषण से, रत्न और आभूषण से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। भारत सर्वाधिक आयात करता है तो तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का ही हमेशा से। उसके बाद विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, तो मीट्रिक यानी इतने मीट्रिक, तो 1790 से फ्रांस से स्टार्ट किया गया था, यानी उससे अपनाई गई थी सबसे पहले, मतलब फ्रांस में अपनाया था। अब उसके बाद जो है भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को अपनाई गई थी। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना, ये मुद्रा अवमूल्यन हो जाएगा। आयात आप कम कर दीजिए, मुद्रा अवमूल्यन होने लगेगा देश में। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो निर्यात आयात बैंक, ठीक है, नाम भी है निर्यात आयात बैंक। निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 में की गई थी। भारत में जीवन बीमा देन है तो ब्रिटेन की, ब्रिटेन जो है जीवन बीमा स्टार्ट किया था। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाला संस्था जो है UTI, LIC, GIC, ये सारे हैं। सामान्य बीमा निगम जो है जनरल, ये क्या हो जाएगा भाई, पता नहीं, 1972 से स्टार्ट किया गया था। इंश्योरेंस और C से क्या होगा, ठीक है, जो भी हो। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1971 में, ठीक है। C से कॉरपोरेशन होता है यार, जनरल जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है।
भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। भारतीय जीवन बीमा LIC का स्थापना हुई थी। बहुत बेचारा बर्बाद होने लगा था, सहारा LIC चल ही रहा है। 1 सितंबर 1956 में, 1 सितंबर 1956 में सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था जो है UTI है उस समय के आंकड़े के अनुसार। और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को मुंबई में हुई थी। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो है USA 64 है। USA 64 योजना समाप्त की गई 31 मई 2003 को इसको समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, और शिवरामन समिति के रिपोर्ट पर। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है तो नासिक और हैदराबाद तथा देवास में। एक बार फिर से सुनिए, प्रतिभूति मुद्रण नासिक में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद और बैंक नोट प्रेस वो देवास में है। भारत में सरकारी समितियों का ढांचा जो है त्रिस्तरीय ही होता है। नगदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है तो मौद्रिक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी जो होती है नगदी मिल जाती है। पूंजी संसाधन का प्रतिफल होता है ब्याज, है ना। आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये ध्यान देंगे, 1 जनवरी 1949। इस समय वो जो है ना यानी कि एक नॉर्मल बैंक था और 5 करोड़ से ही स्टार्ट किया गया था। इंपीरियल बैंक है, देखिए कहाँ थे भाई हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। कौन से आयोग? हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक देश का नहीं पूरे विश्व का है। 1 जुलाई 1995 को, सॉरी 55 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुति प्रस्तुत की गई थी तो हजारी समिति के तहत। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। अब बैंकों का क्या किया जा रहा है? विलय किया जा रहा है। कहाँ चले गए यार हम लोग? एक मिनट, तो क्या था भाई हम लोगों का यहाँ पे? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति के तहत किया गया था। 14 बड़े बैंकों का 19 जुलाई 1969 में किया गया था। 6 अन्य का 15 अप्रैल 1980 को किया गया था, है ना। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है तो 90 दिन का ऋण देगा वो रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं जो है यूनाइटेड किंगडम में है, ये ध्यान देना है। भारतीय बैंकों का जो सर्वाधिक शाखाएं जो है ना यूनाइटेड किंगडम में ही है। SBI वगैरह की। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक जो बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्रीपेड कार्ड इसने लॉन्च की थी। निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। नरसिम्हन समिति संबंधित है तो बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति जो है नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक जो है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में। ये ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किए जाते हैं। देश का प्रथम तैरता यानी ATM स्थापित किया गया कोच्चि में SBI द्वारा। वाह, तैरता हुआ ना, कोच्चि केरल में SBI द्वारा। UT बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया है एक्सिस बैंक लिमिटेड। उसके बाद RBI अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे हम बैंक दर कहते हैं, है ना, उसे हम बैंक दर कहते हैं। और बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है तो वैधानिक तरलता दर।
बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करें तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात, CRR। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान देते रहिए। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत जो है 1904 में हुई थी। सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास यानी IDBI की स्थापना जो है 1 फरवरी 1964 को करी गई थी। मानसून का जुआ कहा जाता है तो भारतीय बजट को, मानसून का जुआ है भैया भारतीय बजट। ठीक है, बस अब 4 पेज और भी है, अब बस आराम से देखिए इसको, फिर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्या है भाई, केवल बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है तो केवल लोकसभा में। बजट की पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो, है ना, खर्चा ज़्यादा कर दिए कमाए कम, यानी कि गवर्नमेंट, तो वो घाटा हो जाएगा। बाजार के नियम के प्रतिपादक JB से है। सरकारी आयोग, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, और ये सिविल्स में कई बार पूछा जाता है, मेंस में बनता है इससे क्वेश्चन। सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा 1983 में किया गया था। अर्थशास्त्र के में निवेश का अर्थ होता है शेयरों की खरीदारी, शेयर खरीदना, शेयर बेचना। भारत का पहला और सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है तो मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, है ना, की स्थापना हुई थी तो 1991 में फेरवानी समिति के द्वारा, है ना, फेरवानी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक जो है, प्रमोटर जो है, वो IDBI है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है दक्षिण मुंबई, वर्ली में। ठीक है, वर्ली। निफ्टी मूल्य सूचकांक है NSE की, नेशनल, और क्या था वो, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, निफ्टी मूल्य सूचकांक जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तेजड़िया, हाँ, ये तेजड़िया और मंदड़िया क्वेश्चन बनता है भैया। तेजड़िया जिसे हम बुल कहते हैं, मंदड़िया जिसे हम बियर कहते हैं, शब्दावली है शेयर बाजार से, है ना। जब चढ़ रहा होता है शेयर तो उसे तेजड़िया बुल कहते हैं, जब शेयर गिर रहा होता है उसे मंदड़िया या बियर कहते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जो है 23 लोग हैं, 23 यानी BSE का संवेदी सूचकांक आधार जो रहा है 1978 से 79 वाला रहा है। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983 और 84 में किया गया। नास्डैक अमेरिका का शेयर बाजार है। डोसोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। डोसोन्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। नास्डैक अमेरिका का है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी करते हैं। मुख्यालय इसका जो है सेबी का मुंबई में है ना। और जो सेबी की स्थापना यानी भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड जो है 12 अप्रैल 1988 में किया गया था मुंबई में। इसकी राजधानी S.A. दवे समिति के अनुशंसा पर, S.A. दवे। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें 1 से 2 बार वीडियो को प्लीज़ देख लेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी तो भाई ठीक है क्वेश्चन इसमें। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई थी। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 इटली में सबसे पहले की गई थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एक नए युग की शुरुआत तो 1991 से की गई। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एक नए युग की शुरुआत 1991 में की गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, यह ध्यान देंगे। नए आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई थी 1985 में राजीव गांधी के काल में। विशेष आर्थिक जोन यानी कि SEZ पारित किया गया था तो मई 2005 ईस्वी में। मीरा सेठ समिति संबंधित है तो हथकरघा से। ये हथकरघा वाला क्वेश्चन देखिए प्यारा सा बनेगा। ठीक है, करंट से भी रिलेट करता है। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। वस्त्र नीति से सत्यम। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI
सिडबी की स्थापना 1990 में अक्टूबर के टाइम पे हुआ था। हाँ। लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समितियां हैं। आबिद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग ही है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग जो है पर्यटन है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग जो है वो पर्यटन है। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में सांकची जमशेदपुर टाटा, है ना। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां जो है 7 महारत्न है और नवरत्न जो है वो 17 कंपनियां हैं। कोर सेक्टर का अर्थ होता है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर जो होता है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में, और एनटीपीसी का पेपर चल रहा है तो वो अलग है, ठीक है। और ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज हो जाएगा, वो नॉन थर्मल वाला हो जाता है, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना जो है 1956 में की गई थी। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में। देखिए सारे के सारे फैक्ट है, कूट कूट के भरे हुए फैक्ट, और फैक्ट को देखिए ध्यान देना होता है, रटना पड़ता है उसको, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता, तेल निकल जाती है फिर एग्जाम में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1897 में दार्जिलिंग में, है ना। सबसे पहले ये कई जगह मिल गया होगा स्टैटिक जीके के तहत। तो दार्जिलिंग में जो है चाय की उत्पादन होती है तो वेस्ट बंगाल, है ना। सबसे पहले जीआई टैग वही मिला था। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित कौन करता है, तो आईएसआई। सभी को आईएसआई का जो है हॉलमार्क लगा हुआ मिल जाएगा। तो इस 7 अप्रैल 2003 से शुरुआत की गई थी। आईएसआई प्रमाण जो है जारी करता है। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से, है ना। हॉलमार्क जो है स्वर्ण आभूषण संबंधित। हॉलमार्क योजना प्रारंभ जो है 12 अप्रैल 2002 से शुरू की गई थी। इकोमार्क का प्रदान किया जाता है तो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता तो उसे हम कहते हैं इको, है ना। इको सिस्टम होता है तो इकोमार्क है। सर्वप्रथम इकोमार्क निर्धारित साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए किया गया था, है ना। उसके बाद क्या है, क्रिसिल का पूर्ण रूप हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो ISO का अस्तित्व में कब आया था, तो 6 जनवरी 1947 को। मुख्यालय इसकी दिल्ली है। शीतल पेय, सॉस आदि प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है तो FPO प्रमाणन होता है जो लिक्विड के तौर पे होते हैं। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है तो फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली की वस्तुएं इत्यादि श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब ये चीज़ें आप एक बार सुन लेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगे। जो डेट वगैरह है उसको 102 बार देखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी तो 1952 में। कब भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, तो 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है तो हैदराबाद, और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद 1977। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता जो है रेलवे ही है। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। अब इसके बाद लास्ट पेज बचा है। वन अनुसंधान संस्थान 1906 देहरादून में है, ठीक है। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद मिर्धा वन अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान देंगे। तो मिर्धा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं जो है भारत में ही अवस्थित है, ठीक है। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया था, तो 1973 के तहत उसी से महसूस हुआ था भाई। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एग्मार्क, ठीक है। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला जो है नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था तो 1970 में। 1970, देखिए भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था तो 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है तो 15 सितंबर 2003 को। थोड़ा सा फास्ट फास्ट ही हम लोग चल रहे हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम है 15 सितंबर 2003 को। सेल की स्थापना हुई थी तो 1974 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को, है ना।
सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। अगर प्लेटिनम आए तो प्लेटिनम भी लगाइएगा केमिस्ट्री के तहत। स्वर्ण द्रव कहलाता तो पेट्रोलियम है ना, सोना कहा जाता है। बिग पशु सिद्धांत जो है रॉडन से है। रॉडन जो है बिग पशु सिद्धांत है। सहकारी साख संगठन प्रारंभ है 1904 में। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। सुपर 301 संबंधित है तो मुक्त व्यापार में अवरोध से, मुक्त व्यापार में अवरोध से सुपर 301 संबंध रखता है। उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही होता है। भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम जो देश था वो मॉरिशस था। ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है तो चीनी घोटालों से, चीनी घोटालों से ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से सुंदर राजन। भगवती समिति संबंधित है तो बेरोजगारी से, भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। बेरोजगारों याद कर लो, भगवती समिति संबंधित है। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से, औद्योगिक नीति से हजारी संबंधित है हजारी नीति। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया वीडियो कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए अगर नहीं किया है तो, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करिए हो सके ज़रूरतमंद के पास। चलिए मिलते हैं अगले में, और आपका ये जो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ।